गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकेंड ईयर के पेपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग निर्देशन व परामर्श के अंतर्गत आज हम देखने वाले हैं शैक्षिक निर्देशन के सिद्धांत। शैक्षिक निर्देशन के सिद्धांत कौन कौन से, किन किन आधारों, कौन से सिद्धांत हैं जिनके आधार पर शैक्षिक निर्देशन किया जाना चाहिए। सबसे पहला है उचित एवं संबंधित सूचनाओं का सिद्धांत। उचित एवं संबंधित सूचनाओं का सिद्धांत, ठीक है ना। उचित एवं संबंधित सूचनाओं का सिद्धांत यानी कि शैक्षिक निर्देशन की जो प्रक्रिया है उसको करने से पहले, या यूँ कहा जाए कि शैक्षिक निर्देशन जो कार्य है वह सूचनाओं पर आधारित होता है। तो सूचनाओं के लिए अनिवार्य है कि जो भी सूचनाएं दी जाती हैं वह स्पष्ट और उचित होनी चाहिए, और जिस विषय से संबंधित दी जा रही उसी से संबंधित सूचनाएं होनी चाहिए। यानी कि वे सूचनाएं लाभकारी होनी चाहिए जिससे बालक को या जिसको भी निर्देशन प्रदान किया जा रहा है उसको लाभ प्राप्त हो सके, और विषय से संबंधित हो जिससे कि जो जानकारी वो चाहता है वह जानकारी उसे स्पष्ट रूप से प्राप्त हो सके। दूसरी चीज है सभी विद्यार्थियों के लिए निर्देशन। सभी विद्यार्थियों के लिए निर्देशन, ठीक है ना। निर्देशन का कार्य बालक को छांटकर नहीं किया जाता कि इन बालक को निर्देशन दिया जाएगा और इनको नहीं दिया जाएगा। जिस बालक की जो समस्या है उसके अनुकूल उसे निर्देशन प्रदान किया जाना चाहिए। अर्थात निर्देशन का सिद्धांत ये कहता है कि सभी बालकों को निर्देशन के दायरे में रखा जाता है। ऐसा नहीं है कि ये बुद्धि कहना चाहिए इंटेलिजेंट बच्चे हैं तो इनको निर्देशन की आवश्यकता नहीं है, और ये निम्न बच्चे हैं तो इनको इस विशेष निर्देशन की आवश्यकता है कि उनको ये लगे कि हमारे में ऐसा क्या है जो कि सारा टाइम टीचर हमको टोक 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 करता रहता है। यानी कि एक तरह से बालक को ऐसा लगने लगे कि सिर्फ हमें ही टोका जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। निर्देशन के दायरे में हर बालक आता है, हर एक की अपनी आवश्यकताएं होती हैं। प्रतिभाशाली बालक है तो उसकी आवश्यकताएं अलग होती है, क्योंकि जैसे वो अन्य बालकों से किसी भी विषय वस्तु को या किसी भी कार्य को जल्दी सीख समझ लेता है, यानी कि उसे अब आगे बिजी रखने की समस्या होती है। निर्देशन करता उसको किस तरह से उस कार्य में उच्च, मतलब कि जो सामान्य बालकों से भी और अधिक एक स्टेप और आगे कैसे उस कार्य को बालक कर सकता है, या किस तरह से उसकी जो सोच या चिंतन है उसको उसमें वो सम्मिलित कर सकता है, तो उसके लिए को निर्देशन दे। निम्न कहना चाहिए कि मंदबुद्धि बालक है तो उसको किसी उस कार्य को समझना और उसको कैसे करना है उससे संबंधित निर्देशन दिया था। कहने का मतलब ये कि हर बालक निर्देशन के दायरे में होना चाहिए, उसमें कोई कैटेगरी डिवाइड नहीं होनी चाहिए कि ये निर्देशन दिए जाने लायक है और इनको निर्देशन देने की आवश्यकता नहीं है या नहीं दिया जा सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर बाद में है प्रमाणीकृत परीक्षणों का प्रमाणीकृत परीक्षणों के प्रयोग का सिद्धांत। ठीक है, प्रमाणीकृत परीक्षण यानी कि जो जिनको कि प्रमाणित किया जा चुका है ऐसे परीक्षणों का उपयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि सूचनाएं एकत्रित करने के लिए आवश्यक है कि हम विभिन्न परीक्षणों के माध्यम से भी सूचनाएं एकत्रित करते हैं। जैसे बालक की बौद्धिक स्तर का पता लगाना है तो हम निश्चित है कि बालक के IQ टेस्ट का उपयोग करेंगे, या बुद्धि लब्धि को पता लगाने के लिए हम ऐसे ही किसी IQ टेस्ट का उपयोग करेंगे जो प्रमाणीकृत हो।
तो प्रमाणीकृत हैं, जो प्रमाणित किए जा चुके हैं, ऐसे सिद्धांत का उपयोग किया जाना चाहिए जिससे कि सही आंकड़े एकत्रित हो सके। फिर बाद में स्कूल तथा माता पिता से संबंध का, स्कूल व माता पिता में संबंध, स्कूल व माता पिता में संबंध स्थापित होने चाहिए, यानी कि विद्यालय का संपर्क अभिभावकों से और अभिभावकों का संपर्क विद्यालय से होना अनिवार्य, कि बालक की प्रगति उन्नति की सूचनाएं दोनों को प्राप्त हो सके, बालक की समस्याओं के बारे में दोनों जने जान सकें। इसीलिए इनके आपस में संबंध का सिद्धांत का पालन यहाँ पे किया जाना चाहिए, अर्थात निर्देशनकर्ता को अभिभावकों के संपर्क में रहना चाहिए और प्रयास ये करना चाहिए कि अभिभावक भी उसके संपर्क में बने रहें, तभी एक सफल और सही निर्देशन कार्य संभव हो पाता है। इसीलिए शैक्षिक निर्देशन में तो विशेष रूप से इस चीज़ की आवश्यकता होती है कि दोनों को बालक की प्रगति का सही जानकारी पता होना चाहिए। अगली बात है अनुगामी अध्ययन का सिद्धांत। अनुगामी अध्ययन का सिद्धांत, अनुगामी अध्ययन का सिद्धांत यानी कि आगे का फॉलोअप करना। जैसे कि बालक को निर्देशन दे दिया गया कि भाई तुमको यह कार्य ऐसे करना, और निर्देशन देने के बाद निर्देशनकर्ता भूल जाए कि मैंने उस बालक को कोई निर्देशन दिया था, तो फिर उस निर्देशन का कोई मतलब नहीं। उसके लिए अनिवार्य होता है कि जो उसे निर्देशन दिया है, अब भले चाहे 4 साल 5 साल बाद उसके परिणाम आने वाले हों, पर निर्देशनकर्ता को उसके संपर्क में रहना चाहिए, उसके सही परिणामों का पता होना चाहिए। अगर कहीं कोई समस्या नजर आती है तो उसे पुनः निर्देशित करना चाहिए, और यदि वो सफल होता है तो निर्देशनकर्ता के लिए मोटिवेशन होता है कि मेरे द्वारा दिया गया निर्देशन कारगर रहा तो वो अन्य बच्चों पर भी उसका उपयोग कर सकता है। अर्थात कि अनुगामी, क्योंकि फॉलोअप होना बहुत ज़रूरी है कि बालक कितना अचीव कर पा रहा है और कितना अचीव नहीं कर पा रहा है, तो इस चीज़ को जानकर सुधार करना और आगे के लिए मोटिवेट करने का करना संभव हो पाता है। अगला है प्रारंभ से ही समस्या समाधान का सिद्धांत। प्रारंभ से ही समस्या समाधान, प्रारंभ से ही समस्या समाधान का सिद्धांत, यानी कि बालक को प्रारंभ से ही, प्रारंभिक काल में ही बालक को समस्याओं का समाधान कैसे करना चाहिए, इसके लिए तैयार कर लेना चाहिए। अर्थात निर्देशनकर्ता का कार्य है कि बालक को वो पहले से ही इस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर ले कि निर्देशन का कार्य है, मतलब समस्या का समाधान उसे कैसे स्वयं भी कर सकता है, इसके लिए उसे पहले से ही तैयार कर दिया जाना चाहिए, जिससे कि हर समय बालक को किसी निर्देशक की आवश्यकता ना पड़े। अगली बात है इसके अंदर शैक्षिक निर्देशन की शिक्षा का अभिन्न अंग है। शिक्षा का अभिन्न अंग, शैक्षिक निर्देशन जो है वो शिक्षा का अभिन्न अंग है, बिना इसके शिक्षण कार्य संभव नहीं है। यानी कि शिक्षा के प्रत्येक उसमें शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता होती ही है, इसीलिए यह शिक्षा का एक अभिन्न अंग माना जाता है। अगला यहाँ आता है प्रतिवर्ष की उन्नति का पता लगाना। प्रतिवर्ष की उन्नति का पता होना, यहाँ पर इस बात को भी ध्यान में रखा जाना अनिवार्य है एक निर्देशनकर्ता के लिए कि बालक की उन्नति या प्रगति का क्रम क्या है, प्रतिवर्ष किस तरह से वो उन्नति कर रहा है, इसकी जानकारी भी एक निर्देशनकर्ता को होना चाहिए, जिससे कि आने वाली समस्या या आगे के प्रगति के लिए सही दिशा निर्देश बालक को प्रदान किए जा सके। अगली बात आती है निर्देशन क्रिया। इस बात बालक की स्वतंत्रता पर बल।
बालक की स्वतंत्रता को ध्यान में रखा जाए, ताकि यानी कि कोई निर्देशन कार्य क्या इस अमुक तरह से कार्य करना, बालक को अगर कार्य करने की कोई दूसरी तकनीक में सुगमता है तो अध्यापक को उस पर बाधित नहीं किया करना चाहिए कि भाई मैंने बताया उस कार्य को वैसे ही करो। शिक्षक का काम है उसको छोड़ दिया कि भाई इस तरह से इस कार्य को करना है। अब बालक कौन सी विधि को अपनाता है, किस तरीके से करता है, निर्देशन करता उसके बीच में इंटरफेयर नहीं करेगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर कोई गलत विधि चयन करने का प्रयास कर रहा है और जिसमें परिणाम अध्यापक को पता है कि सही नहीं आएंगे, तो उसे इस चीज़ के लिए अलर्ट कर सकता है कि इसकी बजाय ये विधि तुम्हारे लिए ज़्यादा सरल रहेगी। अर्थात बालक को अपने तरीके से स्वतंत्रता के जो सिद्धांत है उसको यहाँ पर ध्यान में रखना चाहिए। आशा करती हूँ कि मेरी आज की बात आपको समझ में आई होगी। इसी के आधार पर आज का जो आपका प्रश्न है, शैक्षिक निर्देशन के सिद्धांतों को स्पष्ट कीजिए। शैक्षिक निर्देशन के सिद्धांतों को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, चलिए अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की इस महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखें। बहुत अधिक आवश्यकता हो तो ही निकलें, अन्यथा सरकार की द्वारा बताई गई गाइडलाइन का सख्ती से पालन करें। मुंह पर मास्क लगाएं, डबल मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।